मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। आप सब अभी तक इस चैप्टर से बखूबी परिचित हो चुके हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं और किसके संबंध में पढ़ रहे हैं, इस बात को भी आप समझ चुके हैं, और किसके क्या स्रोत है ये भी आपको मैंने बता दिया। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आईने अकबरी क्या है और आईने अकबरी में क्या लिखा हुआ है, आईने अकबरी का क्या उद्देश्य है, क्यों लिखी गई है आईने अकबरी, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम चल रहे हैं आईने अकबरी में लिखे भारतीय कृषि समाज को समझने। क्या समस्याएं आती, देखो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आईने अकबरी पूरा कृषि समाज का दर्शन प्रदान कर देती है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे किसानों ने खुद नहीं लिखा है, उसे उस व्यक्ति ने लिखा है जो राजा के दरबार का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, राजकवि था, राज लेखक था, जो राज्य इतिहासकार था, उसने लिखा था। तो वो कभी भी अपने राजा के खिलाफ तो कुछ भी नहीं लिखेगा, वो वही लिखेगा जो राजा की महानता को दर्शाता हो। वो राजा की बुराइयों को कभी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करने का काम नहीं करेगा। इस बात को आप बखूबी समझते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर चल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से समझने। पहले तो हम समझेंगे कि आईने अकबरी के माध्यम से हमें कृषि समाज के बारे में क्या पता चलता है, और आईने अकबरी के माध्यम से कृषि समाज को समझने में हमें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो किन वास्तविकताओं से दूर है जो किसानों की सही समस्याओं को नहीं उठा रही, वो कौन सी समस्याएं हैं जिनको आईने अकबरी अपने माध्यम से नहीं उठा रही है। इस चीज को हम समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, आईने अकबरी की रचना आधिकारिक रूप से विस्तृत प्रशासनिक सूचनाओं के संकलन के लिए की गई थी, ताकि मुगल साम्राज्य का प्रशासन सफलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से चलाया जा सके। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि यह पुस्तक दस्तावेजों की नकल मात्र नहीं थी। दस्तावेजों की प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल ने अत्यधिक सावधानी से काम लिया था। उसने मौखिक विवरणों को तथ्य रूप में पुस्तक में सम्मिलित करने से पहले पहले अन्य स्रोतों से उनकी वास्तविकता की जांच करने का प्रयास किया। यही कारण था कि आईने अकबरी को अंतिम रूप देने से पहले उसमें 5 बार संशोधन किए गए थे। उल्लेखनीय है कि बाद की प्रक्रियाओं में नकल की गलतियों की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से संख्यांकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों का विवरण अंकों के साथ साथ शब्दों में भी किया गया था। किंतु फिर भी इस ग्रंथ की कुछ अपनी सीमाएं कृषि इतिहास लेखन में स्रोत रूप में आईने अकबरी का प्रयोग करते हुए हमें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि आईने अकबरी अपने समय का सबसे उत्कृष्ट किसानों पे लिखा गया या कृषि समाज या समाज पे लिखा गया एक सबसे उत्तम ग्रंथ है। फिर भी इसमें अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, ये हर बात को नहीं बता सकते, और आपको मैंने बता दिया है इसका निर्माण क्यों किया गया था, आईने अकबरी को लिखने का क्या उद्देश्य था। अपने साम्राज्य को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए राजा के पास अपने समाज के बारे में एक लिखित दस्तावेज मौजूद होता है तो बहुत अच्छा होता है। आज के टाइम पे हमने भी तो रख रखा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान। क्यों बना रखा है हमने संविधान हमने इसलिए बना रखा है जिससे कि हम अगर कभी भी रास्ता भटकते हैं, हमारी नई पीढ़ी समझ सके कि हमारा देश किस प्रकार से चलेगा। समझ रहे बात? जिन समस्याओं में हमने लिखा है संविधान, आज वो समस्याएं आप तो फेस नहीं कर रहे हो ना, तो आपको आजादी का महत्व नहीं पता होगा। लेकिन जिसने फेस किया है, गुलामी जिसने फेस करी है, उसे आजादी की वैल्यू पता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने लिख दिया है, जिससे कि हम वो गलतियां ना करें जिससे कि फिर हम गुलाम हो जाए। इसीलिए
और यहां पर भी शासन को सही ढंग से चलाने के लिए, शासन को सही ढंग से चलाने के लिए ऐसा किया गया, जिससे कि शासन में क्या रहे, एक रूपता रहे, एक रूपता रहे कि यहाँ एक राज्य में ये हो रहा है तो एक भारत में कोई कहीं भी आप हत्या करोगे तो हत्या की सजा एक जैसी है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि भारत में एक ही संविधान है ना। तो इसीलिए ऐसा किया गया है, जिससे कि पूरे मुगल साम्राज्य में समाज पर एक जैसा कानून स्थापित किया जा सके, जिससे कि समाज में एक जैसा कानून स्थापित किया जा सके और जनता को सही ढंग से संचालित किया जा सके। तो क्या समस्याएं हैं, क्या समस्या, अबुल फजल ने जो भी लिखा है आईने अकबरी में उसको बहुत ज्यादा प्रमाणिक तौर पर उसने उनकी पुष्टि करी है कि ये सही है या नहीं। हर मौखिक बात की उसने पुष्टि करी। अगर किसी ने कुछ बताया तो उसने उस चीज के संबंध में कोई भी दस्तावेज मौजूद था उस समय तो उस दस्तावेज को खोजा है और उसे पढ़ा है, जिससे कि उस व्यक्ति की मौखिक बात को प्रमाणित किया जा सके। उसने अंकों में भी लिखा है और शब्दों में भी लिखा है। जैसे वन भी लिखा है उसने तो ऐसे भी लिखा है तो ऐसे भी लिखा है, जिससे कि अगर अंक मिट भी जाए तो शब्दों के माध्यम से लोग समझ जाएं कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। फिर भी कुछ कमियां रही जाती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं जो सम्मिलित नहीं हो पाती। वो क्या है कमियां, आईने अकबरी किन चीजों को अपने अंदर सम्मिलित नहीं कर पाया है, आइए उस बात को समझते हैं। उल्लेखनीय है कि आईने अकबरी की रचना मुगल सम्राट के संरक्षण में की गई थी। यह इतिहास लेखन की विशाल शाही परियोजना का एक भाग थी। इसका उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना था जो यह स्पष्ट कर सके कि शक्तिशाली सत्ताधारी वर्ग द्वारा सामाजिक मेल जोल को प्रोत्साहन दिया जाता था। वास्तव में आईने अकबरी की रचना सत्ताधारी वर्ग के दृष्टिकोण से की गई थी। अंडरलाइन कर लो भाई, इसमें जो लिखा गया था वो किसानों का दृष्टिकोण नहीं लिखा गया था। इसमें किसका दृष्टिकोण लिखा गया था, राजा का दृष्टिकोण। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये आईने अकबरी है ये राजा का दृष्टिकोण है, ना कि जनता का, क्योंकि जनता ने नहीं लिखा है। इसे लिखने वाला कौन है, राजा का दरबारी इतिहासकार है, तो वो अपने राजा के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखेगा ना, पहले ही बता दिया मैंने। उसने इसीलिए लिखा है जिससे कि उसके राजा की बड़ाई हो सके, इतिहास में उसकी बड़ाई हो सके। इतिहास जब इस किताब को पढ़े तो उसके राजा को क्या माना जाए, महान माना जाए कि उसने अपने समाज के किसानों के बारे में भी सोचा है। समझ में बात, उसने अपने समाज के किसानों के बारे में भी सोचा है और उनके लिए भी नियम कायदे कानून बनाए हैं। जहां पुराने राजाओं ने कभी अपने इतिहास में किसानों का जिक्र नहीं किया है, वहां इस राजा ने अपने इतिहास में किसानों का भी जिक्र किया है। तो ये फिर भी पर यहां पर किसानों का दृष्टिकोण नहीं लिखा गया है। लिखा किसका गया है, एक दरबारी इतिहासकार का दृष्टिकोण लिखा गया है और दरबार के दृष्टिकोण के अनुसार, ना कि किसान के दृष्टिकोण के अनुसार। समझ में आई बात, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। कोई प्रश्न नहीं, समझ में आई बात। ये किसान ने नहीं लिखा भाई, आप लिखोगे तो अपने अनुसार लिखोगे, आप जैसा देखोगे वैसा लिखोगे। मैंने जैसा देखा है मैंने वैसा लिखा है। तो मैं अगर मुझे लग रहा है कि मैंने किसानों के लिए अच्छा, अब जैसे मान लो भाजपा है सत्ता में, तो भाजपा किसानों के लिए कोई कानून बनाती है तो वो उसकी तारीफ ही करेगी ना, बुराई तो नहीं करेगी ना। लेकिन किसान ये तय करेंगे कि कानून अच्छा है या गलत, कि नेता तय करेगा कि अच्छा है कि गलत, बताओ मुझे, किसान तय करेगा ना। तो वही चीज है, तो किसान बताएगा कि कानून अच्छा है या गलत। लेकिन इतिहास की किताबों में लिखा किसका दृष्टिकोण जाता है, हमेशा सत्ता पक्ष का, ना कि वास्तविक रूप से जिन लोगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है उनका कभी नहीं लिखा जाता है, समझ में आई बात। आगे सुनो,
उदाहरण के लिए आईने अकबरी के लेखक ने लिखा है, मुगल राज्य के विरुद्ध किसी बगावत अथवा किसी भी प्रकार की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का सफल न होना पहले से ही निश्चित था। क्या इसका अभिप्राय यह लिया जाना चाहिए कि किसानों को सत्ता अथवा सत्ता से जुड़े वर्ग की जातियों के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार ही नहीं था, और यदि कोई ऐसा करता था तो उसे कठोर दमन का शिकार होना पड़ता था। आईने अकबरी के आधार पर किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निर्णय पर पहुंचने से पहले इतिहासकारों को समकालीन अन्य ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बताती हैं कि ये सच में एक राजकीय दृष्टिकोण ही लिखा गया है, इसमें समाज के पहलू को इंगित नहीं किया गया, मतलब समाज के दृष्टिकोण, समाज की वास्तविक समस्याओं को बताने का प्रयास नहीं किया गया। तो अगर हमें उस समय के किसानों की स्थिति को सच में समझना है तो उस समय लिखी गई अन्य किताबों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उस समय के किसानों की सही स्थिति और दशा के बारे में बता सकते हैं। नहीं तो हम कभी भी उनकी सही स्थिति और दशा के बारे में नहीं बता पाएंगे। समझ में आई बात? अगर हमें उनकी सही स्थिति और दशा के बारे में जानना है तो हमें इतिहास को पढ़ना भी, हमें उस समय की आईने अकबरी पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें और अन्य किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि उस समय के किसानों की क्या स्थिति थी। अगर हम वास्तविक रूप से समझना चाहते हैं, उनमें भी नहीं लिखा हुआ। देखो भाई, कोई भी लेखक जब लिखता है तो वो अपना दृष्टिकोण लिखता है, वो कभी भी दूसरे का दृष्टिकोण नहीं लिखेगा। समझ में आई बात? अगर आप कोई किताब लिख रहे हो कृष्णा, तो आप अपने दृष्टिकोण से, आपने जो अनुभव किया है वो लिखोगे। आप वो नहीं लिखोगे कि जो जतिन ने अनुभव किया है, जतिन वो लिखेगा जो जतिन ने अनुभव किया है। हमेशा लिखने में हमेशा उनका दृष्टिकोण होता है जिनका पैसा होता है। समझ में आई बात? तो पैसा किसके पास होता है? राजा के पास होता है। हाँ, या कबीर जैसा कोई बहुत बड़ा विद्वान आए, मुखर व्यक्ति आए जो सत्ता का विरोध करने में तनिक भी हिचकिचाए ना, तब हो सकता है कुछ। नहीं तो जितने भी लेखक होते हैं वो तो सत्ता के चाटुकार होते हैं, सत्ता के चाटुकार। आज के टाइम पे भी बहुत सारे, आज का मीडिया जो है वो क्या है? चाटुकार ही तो है ना? क्योंकि भाई पूंजीवादी समाज है और सारा पैसा किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। जितने भी आपके ये न्यूज चैनल चलते हैं वो किस पे चलते हैं भाई? पैसे भी तो चलते हैं ना। तो उनको भी कमाना है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की चाटुकारिता करनी ही पड़ेगी। उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, क्या करें? नहीं करेंगे तो रोटी भी नहीं मिलने वाली। समझ में आई बात? तो ये भी एक दिक्कत है। तो उस समय भी यही था भाई, अगर आप राजा के खिलाफ जाओगे तो राजा आपको ही सूली पे टंगवा देगा। तो पहली समस्या तो ये है किसमें? आपकी आईने अकबरी में, कि ये समाज का वास्तविक प्रतिबिंब हमारे सामने नहीं रखता, किसानों की वास्तविक दशा और दिशा के बारे में हमें नहीं बताता है। समझ में आई बात? ये हमारे किसानों की सही दिशा और दशा के बारे में नहीं बताता। दूसरा क्या है? आईने अकबरी में किए गए जोड़ पूरी तरह से सही नहीं है, उनमें अनेक गलतियां पाई जाती हैं। इतिहासकारों का विचार है कि ये अंक गणित की छोटी मोटी भूल प्रतीत होती हैं, अथवा हो सकता है कि ये नकल उतारते समय अबुल फजल के सहयोगियों से हुई भूलों का परिणाम हो, किंतु हमें याद रखना चाहिए कि ये बहुत सामान्य सी गलतियां हैं। इनसे ग्रंथ में दिए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, अबुल फजल ने जो ये किताब लिखी है, ये जो ग्रंथ लिखा है, इसमें जो उसने आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है। मतलब उसी की जो दूसरी किताब है, मतलब वही आज के टाइम पे हम फोटोकॉपी कर देते हैं तो सेम जैसे पहली छपी है वैसी दूसरी छप जाती है। लेकिन पहले क्या था? पहली भी हमने हाथ से लिखी है तो दूसरी भी हमें हाथ से ही लिखनी पड़ती थी। तो अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई है
उसके बाद जो उसके सहयोगियों ने लिखी है तो उनमें थोड़ा बहुत अंकों का फासला हमें देखने को मिलता है, हमें अंकों का फासला देखने को, अंतर देखने को मिलता है। लेकिन ये है मामूली, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसमें आईने अकबरी में तीसरा क्या है, तो इसमें आप दूसरी समस्या क्या है कि आंकड़ों का स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन सा आंकड़ा सही है, कौन सा आंकड़ा गलत है। लेकिन उस समय आंकड़ों के साथ पुस्तक का लिखा जाना एक बहुत बड़ी बात थी कि आंकड़ों के साथ सारी चीजें लिखी गई थी कि एक खेत में कितना अनाज होता है और वो कितने का बिकता है, हर चीज का रेट लिखा जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। तीसरी चीज है आईने अकबरी की एक अन्य समस्या अथवा सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में सामान्यताएं नहीं है। जो मैंने बात कही ना, इसके जो संख्याएं दी गई हैं उनमें एक जैसी एक रूपता नहीं है, कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ लिखा है, किसी किताब में कुछ लिखा है तो किसी किताब में कुछ, समझ में आई बात। सभी सूबों के आंकड़े एक पद्धति के अनुसार इकट्ठे नहीं किए गए, अंततः उनमें अनेक प्रकार की विषमताएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए अनेक प्रांतों अथवा सूबों में जमींदारों की जाति के संबंध में विस्तृत सूचनाएं दी गई हैं, किंतु कुछ प्रांतों जैसे बंगाल और उड़ीसा के संबंध में ऐसी सूचनाओं का संकलन नहीं किया गया है। ठीक। चौथी है इसी प्रकार आईने अकबरी में प्रांतों के लिए जाने वाले राजकोषीय आंकड़ों का तो विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया, किंतु उन्हीं क्षेत्रों के मूल्यों एवं मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर समुचित प्रकाश नहीं डाला गया है। परिणाम स्वरूप विचाराधीन काल के कृषि संबंधों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने वाले इतिहासकारों को जन सामान्य के जीवन स्तर का पता लगाने में आईने अकबरी से महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिलती। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आईने अकबरी को हम पढ़ लेंगे तो हम कृषि समाज को या मध्यकाल के, मुगल काल के जन सामान्य की जिंदगी को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एक पक्ष लिखा गया है और एक पक्ष नहीं लिखा गया। किसानों की हर चीज को इसमें बारीकी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया, और वो भी अबुल फजल की मजबूर, क्योंकि वो राज दरबार में बैठ के लिख रहा है तो उसे कहाँ क्या पता होगा। भाई अगर आपको सही आज के टाइम पे यहाँ पर बैठकर किसानों की बात करने वाले जो नेता हैं उनको तो किसानों का भी नहीं पता होता, और वो किसानों की बात करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि खरीफ और रबी की फसल क्या होती है, और वो बात करते हैं कि गेहूं का ये रेट होना चाहिए। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आपका किसान गेहूं के साथ और कौन कौन सी फसलें उगाता है, और बहुत से लोगों को कृषि मंत्री बना दिया जाता है। भैया आपको अगर यथार्थ रूप में किसानों की स्थिति को जानना है तो आपको किसानों से बात करनी पड़ेगी। आप यहां बैठे व्यापारियों से बात करके आप किसानों की स्थिति को नहीं बता सकते। अगर आपको सच में किसानों से बात करनी है तो किसानों के बीच जाइए आप, तब आपको पता चलेगा किसानों की क्या समस्या है। तो यही चीज है, अबुल फजल ने भी किसानों के बारे में लिखा जरूर है, लेकिन उसने किसानों से पूछ कर नहीं लिखा। उसने वो लिखा है जो उसके पास राज दरबार में आंकड़े मौजूद थे। राज दरबार में जो आंकड़े उसके पास मौजूद थे या राजा के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे, उन्हीं आंकड़ों को, उन्हीं स्थितियों को उसने छाप दिया था। आप भी जानते हो कि दिल्ली में जो लोग हैं और दिल्ली में जो लोग बैठकर किसानों की चर्चा कर रहे हैं वो वास्तविक किसान नहीं, और उनको किसानों की वास्तविक स्थितियों के बारे में ना के बराबर पता होता है। ये जो आपके सरकारी अफसर होते हैं उनको भी किसानों की सही स्थिति नहीं पता होती। तो जैसे आज के सरकारी अफसरों को सही स्थिति नहीं पता होती, उसी प्रकार से अबुल फजल को भी नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि वो भी तो मुगल काल का एक सरकारी अफसर था, बहुत बड़ा मंत्री था, तो उसे कहां से पता होगी भाई। उसने वही चीजें लिखी होगी जो उसने सुनी होगी या जो उसने अपनी राजधानी के आसपास देखा होगा। भाई जो दिल्ली के किसानों की स्थिति है, क्या वो ही स्थिति बिहार के किसानों की है?
क्या वही स्थिति उत्तराखंड के किसानों की है? क्या वही स्थिति आपके झारखंड के किसानों की है? क्या वही स्थिति मध्य प्रदेश के किसानों की है? कदापि नहीं, कदापि ही नहीं। क्योंकि जो राजधानी के करीब होते हैं उनकी आमदनी ज्यादा होती है, लेकिन जो राजधानी से बहुत ही दूर होते हैं उनकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। तो उसने तो सिर्फ राजधानी के आसपास के किसानों की स्थिति को देखकर अपनी किताब लिख डाली है। तो राजधानी के किसानों से तो पूरा देश नहीं बन जाता ना, समझ में आई बात? दिल्ली के पास के रहने वाले किसान आकर किसानों के संबंध में टिप्पणी दे तो क्या सही है? क्या सिर्फ दिल्ली के आसपास रहने वाले ही किसान हैं? वास्तविक किसानों की चर्चा करनी है तो आपको गांवों में जाना पड़ेगा। गांव में जाइए तब आपको पता चलेगा कि किसानों की क्या स्थिति है, उनकी क्या समस्या है। आप दिल्ली में बैठकर किसानों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, कहां से सही है भाई जतिन? सही है? नहीं, बिल्कुल। अगर आपको सही में किसानों की स्थिति को जानना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा। तो अबुल फजल ने भी यही किया है। उसने आगरा या दिल्ली में रहते हुए आगरा के आसपास के किसानों को देख लिया उसने, और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के आसपास के किसानों को देख लिया, और उन्हीं की परिस्थितियों को देखते हुए उसने अपनी किताब को लिख दिया। तो क्या ये सही था? नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमी है आपकी आईने अकबरी में, कि उसमें जो साक्ष्य दिए गए हैं, जो प्रमाण दिए गए हैं, वो उतने ऑथेंटिक नहीं है जितने उन्हें होने चाहिए। जितने उतने होने चाहिए वो उतने ऑथेंटिक नहीं है। और पांचवी समस्या क्या है आईने अकबरी में? जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, आईने अकबरी की रचना इतिहास लेखन की विशाल शाही परियोजना के अंतर्गत की गई थी। इसके लेखक ने अधिकांशतः राजधानी, वही बात मैंने जो कही आपसे वही बात आ गई। आपके अबुल फजल ने राजधानी में रहते हुए ही पूरी किताब की रचना की है। घर पे पढ़ रहे हो ना? इसको पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते, झूठ क्यों बोल रहे हो? इसको नहीं, पोल साइंस पढ़ता है। हाँ तो इससे भी पढ़ो, ठीक है। तो वही बात आ गई ना जितिन, कि उसने इसके लेखन ने अधिकांशतः राजधानी में रहते हुए ही इसके लेखन कार्य को पूरा किया। इसके लेखक ने इसको राजधानी में रहते हुए ही पूरा किया। तो कैसे इसमें प्रामाणिकता आ जाएगी भाई? अगर आपको किसानों की स्थिति का सच्ची आकलन करना है तो किसानों के बीच में जाना पड़ेगा, तभी तो आप अच्छा मुझे बताओ, आप उत्तराखंड में रहते हुए उत्तराखंड की परिस्थितियों के बारे में बता दोगे? अगर मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो हाँ। उत्तराखंड में रहते हो तब बता पाओगे ना। अभी आप रह रहे हो दिल्ली में और आप उत्तराखंड की सही स्थितियों का आकलन दे पाओगे? नहीं, कदापि नहीं दे पाओगे। जब तक मैं वहां नहीं रहूंगा तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी आपके भैया आए, उनसे पूछा जाएगा तो वो बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां के मूल निवासी हैं और उन्होंने वहां की परिस्थितियों को सही ढंग से भोगा है, देखा है, भोगा है, उसमें वो रह रहे हैं, तो उनको पता है कि वास्तविक समस्याएं क्या हैं। आप नहीं बता पाओगे, आप घूमने जाओगे तब भी आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप उन समस्याओं को झेलोगे नहीं। आप 10 दिन में भाई कोई उस स्थिति का आकलन नहीं कर सकता। अगर उसे उस स्थिति का आकलन करना है तो कम से कम 6 महीने वहां पर उसे रहना पड़ेगा, तब जाकर उसे पता चल पाएगा कि क्या यहाँ क्या समस्या है। समस्या का पता करना है तो हमें कम से कम एक स्थान पर 6 महीने 1 साल का समय व्यतीत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो हम समस्या का आकलन कभी नहीं कर पाएंगे। समस्या का आकलन करना है हमें, तो हमें वहां पर समय व्यतीत करना पड़ेगा। बिना समय व्यतीत किए हम वहां की परिस्थितियों का सही आकलन तो कभी कर ही नहीं सकते। समझ में आएगा? कभी नहीं कर सकते। अगर आपको सही स्थिति का आकलन करना है तो आपके साथ रहना पड़ेगा भाई। अगर आप आज के टाइम पे अच्छे मित्र हो तो क्या एक दिन में ही अच्छे मित्र बन गए हो? कितने साल हो गए हैं? 10 साल। 10 साल दोनों ने एक साथ बोला ना, क्योंकि आप दोनों एक साथ हैं 10 साल से, तो दोनों को पता है, दोनों को एक दूसरे की कमियों के बारे में पता है, दोनों एक दूसरे की अच्छी चीजों के बारे में भी जानते हो। क्यों जान रहे हो आप? क्योंकि 10 साल से आप एक साथ हो। मैं इनके बारे में आपसे कुछ पूछूंगा, आप आसानी से बता दोगे। इनसे आपके बारे में पूछूं तो आप ये दो समझ रहे हो ना क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आपने एक लंबा समय व्यतीत किया है एक दूसरे के साथ, इसलिए बता रहा हूं। समझ में बात? लेकिन यही किसानों के बारे में
किसानों के बारे में उस व्यक्ति से पूछ रहे हो जो राज दरबार में बैठा है, तो वो सही आकलन लिख पाएगा? सही चीज लिख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जो विचार है वही सोचता है, वो जो उसने जो कल्पनाओं में उसने सोचा है और जो उसने अपनी राजधानी के आसपास देखा है वही लिखेगा। अब भाई दिल्ली के आसपास के किसान तो समृद्ध है ही है भाई, क्योंकि वो दिल्ली में आकर नौकरी भी कर रहे हैं और अपनी किसानी भी कर रहे हैं, तो उनके पास तो डबल पैसा है। लेकिन जो वास्तविक किसान है उनके पास डबल इनकम नहीं है, उनके पास डबल इनकम नहीं है, उनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो है उनकी किसानी। तो अगर हमें सच में किसानों की स्थिति को देखना है तो हमें शहर से बाहर निकलकर गांवों की तरफ जाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि सही किसान कौन है और उनकी कैसी स्थिति है। समझ में आई बात? आगे सुनो। तो अंततः आईने अकबरी में मूल्यों और मजदूरों की जो विस्तृत सूची दी भी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा अथवा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से ही संबंधित है। इस प्रकार देश के अन्य भागों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता अत्यधिक सीमित हो गई है। इससे देश के अन्य भागों में प्रचलित मूल्यों और मजदूरी की दरों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। अब खुद बताओ, जो दिल्ली में मजदूरी है क्या वही मजदूरी यूपी में भी है? कदापि नहीं है। यहाँ आपको 250-300 रुपए मजदूरी मिल जाएगी, ज्यादा 500 भी मिल जाएगी मजदूरी एक दिन की, लेकिन गांव में ये नहीं मिलती। गांव में कोई 150 रुपए भी नहीं देता, 200 रुपए भी नहीं देता, 200 रुपए भी दिहाड़ी नहीं देता। और वही शहर में आकर तो शहर के मजदूरों के हिसाब से आप मजदूरों की जिंदगी के बारे में लिखोगे तो वो तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ेगी, लेकिन आप जाकर देखो ना गांव के मजदूरों की क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा ना कि उनकी क्या एक्चुअल कंडीशन है। तो यही चीज यहाँ पर भी है। इसने भी, अबुल फजल ने भी जो अपनी किताब आईने अकबरी लिखी है उसमें उसने राजधानी आगरा के आसपास के किसानों, मजदूरों और उनको मिलने वाली इनकम को ही अपनी किताब में आंकड़े के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने पूरे मुगल साम्राज्य के किसानों की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। समझ में आई बात कि नहीं है? ये भी आ गई? चलो, उल्लेखनीय है कि इन समस्याओं के बावजूद आईने अकबरी का एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में विशेष महत्व है। आईने अकबरी में संकलित विविध प्रकार की सूचनाओं से हमें विचाराधीन काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। फिर भी इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी आईने अकबरी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ तो है, कुछ ना होने से बढ़िया है हमारे पास कुछ तो मौजूद है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। नहीं तो हमारे पास उस समय की स्थितियों को, परिस्थितियों को जानने का कोई और साधन भी नहीं है, कोई और साधन भी नहीं था और कोई तरीका भी नहीं था, क्योंकि राज इतिहासकारों के अलावा जो किताबें लिखी जाती थी उनकी समीक्षा करता था, और अगर उसे लगता था कि इन किताबों में उसके खिलाफ लिखा गया है तो उन किताबों को फड़वा भी दिया जाता था, उन किताबों को फाड़ भी दिया जाता था। समझ में आई बात? देखिए, आज फिर इतना ही रखते, अगली क्लास में हम इसका और विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम चल रहे हैं पूरी तरीके से कृषि समाज में चलेंगे, हम कृषि समाज की समस्याओं को समझेंगे। देखिए, कभी भी आप किसी भी समाज को समझने चले ना तो उस समय की आधिकारिक किताब को ही मत देखें, उसके साथ साथ और भी अन्य किताबों को भी देखें, अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबों को भी देखें, तभी आप समझ पाएंगे यथार्थ स्थिति को। अगर आप पढ़ रहे हैं कांग्रेस के नैरेटिव की किताब तो आप बीजेपी के नैरेटिव की भी किताब पढ़ें, तभी आपको भारत की यथार्थ स्थिति के बारे में पता चल पाएगा। आप एक नैरेटिव की किताब पढ़ेंगे तो कभी आप नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि जब उनके नैरेटिव में लिखी गई तो उनकी अच्छाइयां लिखी जाएंगी। समझ में आई बात? और अगर आप दूसरे के नैरेटिव की लिखेंगे तो उसमें आप उनके विरोध ही पाएंगे। तो जब दोनों पढ़ेंगे तब आपका संतुलित विचार बन पाएगा। तो ऐसे ही यहां पर भी अकबरनामा पढ़ के हम अकबर के समय का सही आकलन नहीं कर सकते। अगर हमें सही आकलन करना है
उस समय के बारे में, उस समय के किसानों की स्थिति के बारे में, उस समय के किसानों की जमींदारों के साथ या राजा के साथ कैसे रिश्ते थे, इसको समझने के लिए हमें सिर्फ अकबरनामा या आईने अकबरी को नहीं, और भी अन्य किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हम वहां की स्थिति और परिस्थिति को सही ढंग से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।